बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। लास्ट टाइम हमने जो ऑर्गेनल स्टार्ट किया था दैट वाज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने उसका एनवेलप का स्ट्रक्चर पढ़ा था, न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ा। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं हमें इस तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को याद करें तो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम नजर आ रहा है इसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक हो गया। और ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जिसे आप सेंट्रोमेयर कहते हो। और जो सेंट्रोमेयर है ना, इसमें हमने कहा था कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन्स है ना, ये उस जगह अरेंज होके एक रीजन बनाते हैं जिसे हम काइनेटोकोर रीजन बोलते हैं। ये वो रीजन होता है जहां पे जब क्रोमोसोम्स ने डिवाइड करना होता है तो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। ठीक है, यहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे तभी आप देखोगे कि माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जब वो पुल करेंगे तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होगा। क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये सारी वही बातें हैं जो मैं आपको एलैबोरेट कर चुका हूं। किनेटोकोर मूवमेंट क्या करवा रहा है? किनेटोकोर रीजन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपके पास हर एक स्पीशीज है ना, इसमें आप देखते हो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स मिलते हैं। यानी कि एक स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स हैं सब में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम एक स्पीशीज है, किसी भी ह्यूमन को देख लो, आपको हर ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे वो 46 मिलेंगे। एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन में इससे कम या ज्यादा क्रोमोसोम नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो एक एबनॉर्मल इंडिविजुअल होगा। ठीक है। लेकिन ये आपके होते हैं सोमैटिक सेल में, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, इनमें हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। किस वजह से? मियोसिस की वजह से। इनमें होती है मियोसिस, और मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ कर लिया जाता है, इसलिए हमें इनमें ये क्रोमोसोम्स कम मिलते हैं। मैं आप लोगों को न्यूक्लियस वाले टॉपिक के स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन होता है। याद करो, मैंने पहले भी जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने रीजन के लफ्ज को एम्फसाइज किया था कि बच्चों ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये आपको डेंस नजर आता है। ठीक है। ये जो डेंस रीजन है ये ऐसे ही है जैसे सेल में आपको न्यूक्लियस डेंस नजर आ रहा है। इसे आप बोलते हो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है कहता है ये आपको कब नुमाया नजर आता है न्यूक्लियस के अंदर? जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? सेल की तो हम बात करते हैं ना कि आपको सेल में क्रोमोसोम्स तब नजर आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो तब हमें क्रोमोसोम नहीं नजर आते, तब हमें क्रोमेटिन मटेरियल नजर आता है। अब इसने एक नई कंडीशन रख दी है कि जी न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहे हैं। कहते हैं जब आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा तब न्यूक्लियोलस मिलेगा, और जब इसका मतलब यह है न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा तो यह आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। ऐसा ही है। अगर थोड़ा सा नाइन्थ को रिमाइंड करवाओ, आपके पास जब माइटोसिस और मियोसिस हम पढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं प्रोफेस जो है उसका, माइटोसिस की पहली स्टेज, उसमें हम देखते हैं कि जब आपके पास सेल डिवाइड कर रहा होता है तो आप देखते हो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। अब जब सेल डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बायो स्टूडेंट के लिए ऑब्वियस है ये चीज, सेल डिवाइड करने का मतलब है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर आपके पास सेल डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यही है जब माइटोसिस नहीं हो रही, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तब हमें न्यूक्लियोलस क्लियरली नजर आता है। इंटरेस्टिंग बात जो आपने की पॉइंट है जो आपने हाईलाइट करना है वो ये कि ये आपके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है। इसके आसपास आपको किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये आपको पूरे न्यूक्लियस में डेंस नजर आता है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है
कि ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइबोसोम हम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम्स जो हैं ये आपके सेल के बहुत ही छोटे ऑर्गेनल्स हैं। इन तमाम ऑर्गेनल से, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तमाम से बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन राइबोसोम की अफादियत इतनी है कि अगर राइबोसोम फर्ज करो आपके सेल में खराब हो जाए, ना बने, सेल डेथ हो सकती है। अल्टीमेटली इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो वो राइबोसोम जिनकी इतनी सिग्निफिकेंस है, उन्हें ये स्ट्रक्चर बना रहा है न्यूक्लियोलस। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अब जब आप इस न्यूक्लियोलस को पढ़ते हो ना, माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हो, तो आपको पता लगता है कि इसको भी जब आप मजीद देख रहे हो तो इसमें दो रीजन्स बन रहे होते हैं। एक ये बाहर साइड वाला रीजन होता है और दूसरा ये इसके सेंटर वाला रीजन होता है। ठीक है, जब हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल रीजन बन रहा है और एक पेरिफेरल रीजन बन रहा है। इसी बेस पे हम कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियोलस के दो एरियाज हैं, एक सेंटर वाला और एक पेरिफेरी वाला। जो सेंटर वाला है ना, या हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। सेंटर वाला हिस्सा है जहां हमें फाइबर्स नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, हमने नाम भी वही दे दिया। जो पेरिफेरल वाला रीजन है ना, एरिया है, यहां आपको इस तरह फाइबर्स नहीं मिलते। ठीक है, यहां आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इसी बेस पे हम इसे पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया देते हैं। ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये नाम याद रखना पड़े, और नाम याद रखने में आपको तभी आसानी होगी जब आपको इसकी सेंस होगी। अभी जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहां फिब्रिलर और यहां ग्रैन्युलर वर्ड क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जामिनर एमसीक्यूज तो लाजमी बनाएगा। शॉर्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एमसीक्यूज तो उसके लिए ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो स्टूडेंट को चेक करे। अब अगर हम देखें सेंट्रल फिब्रिलर एरिया, ये जो एरिया है ना, कह रहा है कि ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का बनना, किससे? डीएनए से। अब हमें पता है राइबोसोम्स तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। तो डीएनए का वो हिस्सा जो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है उसे हम आरडीएनए कह देते हैं। और चूंकि राइबोसोमल आरएनए बन रहे तो इसलिए आपके पास हमने स्मॉल आर लगा दिया, राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो न्यूक्लियोलस का सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये यहां पे आप देखते हो डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन रहा होता है। और आरएनए जो बनता है वो चूंकि एक यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए आपको सेंट्रल रीजन जो है उसमें थ्रेड लाइक फाइबर्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया, ये जो सेंटर के बाहर वाला रीजन है। यहां आपको इस तरह के फाइबर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां पे राइबोसोमल आरएनए नहीं बन रहा। यहां क्या बन रहा है? ये वो एरिया है जहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है और वो है राइबोसोम। अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि आपके पास न्यूक्लियोलस की अहमियत ये है कि ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो आपको राइबोसोमल स्ट्रक्चर मिलते हैं ना, वो असल में आपके पास पेरिफेरी में जो ग्रैन्युलर एरिया है यहां बन रहे होते हैं। और आप देखते हो कि राइबोसोम में दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट। तो ये दोनों पार्टिकल्स आपको यहां मिलेंगे। अब ये चूंकि बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इसलिए जब आप न्यूक्लियोलस के पेरिफेरी को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो आपको ग्रैन्युलर नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पड़े हैं जो कि राइबोसोम्स की शक्ल में मौजूद है। ये देखो, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, ये ब्लू जो पोर्शन है ना, ये आपके राइबोसोम्स है। और देखो उसके दो हिस्से हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। और कैसे उसके पास आ रहा है आरएनए। वो जो थ्रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये थ्रेड स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए है जिसको राइबोसोम रीड करते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं, वो जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके पास
आरएनए की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया गया है। अगर आप लोग देखो, आपके पास ये न्यूक्लियर पोर्स हैं जहां से आपका ये नया आरएनए बन के निकल रहे हैं। ये आरएनए आता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इसको रीड करके ये देखो ये प्रोटीन बना दी उसने। ठीक है, तो आपके पास बनते कहां है राइबोसोमल सब यूनिट? न्यूक्लियस में, लेकिन इनको वहां से साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर्स की मदद से भेजा जाता है, और वहां जाके ये क्या करेंगे? फंक्शनल हो जाएंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, और आप देखोगे ये वहां पे प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप साथ जिफ को देखो ना, तो आपको थोड़ा सा इससे आइडिया होगा। वो देख रहे हो, ये जो पिंक स्ट्रैंड है ना, ये आपका डीएनए है, और ये डीएनए के राउंड ब्लू सा एंजाइम है। इस एंजाइम के अंदर क्या हो रहा है आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह डीएनए के सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो रहे हैं और वो आरएनए बना रहे हैं। ये अब आपको एक्चुअल स्पीड दिखा रहा है। ये देखो, ये एंजाइम है, उसने पहले उसे क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हुआ था। एंजाइम डीएनए के राउंड एक नया आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है। कैसे बना रहा है अभी आप देखोगे। ये देखो, अब जब आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो आपको मालूम होगा ये छोटे छोटे जो सिंगल पीस आ रहे हैं ना, ये असल में नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए के सामने लग रही है। देखो, एडेनिन के सामने यूरासिल, गवानीन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गवानीन। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है, बनने वाले स्ट्रैंड में नए न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो रहे हैं, और ये एंजाइम डीएनए से आरएनए बना रहा है, और ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहा है। इसलिए हमने इसको यहां हाईलाइट किया है। न्यूक्लियस जो है, इसकी सबसे अहम बात यह है, ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कैसे सेल की एक्टिविटीज को ये मैनेज करता है? जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। जीन एक्सप्रेशन क्या है? ये देखो, ये आपके सामने जो जिफ चल रही है, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं कि किस तरह जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है उसे यूज करके सेल के लिए कुछ बनाया जाए, कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो सेल के लिए आगे से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत सादा अल्फाज में आपको ये चीज बयान कर रहा हूं। जीन एक्सप्रेशन क्या है कि डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसको यूज करके सेल के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, जिस प्रोडक्ट को सेल यूज करे। सेल दो तरह से यूज करेगा, या तो सेल उस प्रोडक्ट से अपना कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर वो अपने किसी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा। ये जो प्रोसेस होता है इसे आप कहते हो जीन एक्सप्रेशन। दो स्टेजेस में होता है। अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है ये दो स्टेजेस में हो रहा है। आइमा, सादिया, कोई बता सकता है मुझे ये दो स्टेजेस कौन सी हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर? एनी आइडिया? नाइन टेन में लाजमी पढ़ा होगा डीएनए पढ़ते वक्त। नहीं सादी, ये तो सेल डिवीजन है, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन है। मैं जीन एक्सप्रेशन कह रहा हूं। आइमा को आइडिया है? आइमा, यस और नो? ट्रांसक्रिप्शन गुड। और ट्रांसलेशन। वेरी गुड, शाबाश। नहीं सादिया, डीएनए आरएनए नहीं, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आइमा ने हमें उनके साइंटिफिक नेम बता दिए। देखो, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, लेट्स से ये मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डीएनए दिखा रहा हूं। इस डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसे सेल यूज करना चाहता है। अब होता यह है कि डीएनए अपनी इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है आरएनए के ऊपर।
तो हम कहते हैं डीएनए से आरएनए बना। ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है ये बिला वजह नहीं बन रहा होता, ये असल में इस प्रोसेस का हिस्सा होता है, जीन एक्सप्रेशन का। ये जो आरएनए बनता है ये असल में क्या कर रहा है कि डीएनए के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना उसको ये कैरी कर रहा है, उसकी कॉपी की गई है और उससे आरएनए बनाया गया है। एक तरह से हमने जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो उठा के आरएनए को दे दी है। ये आरएनए अब आता है साइटोप्लाज्म में और वहां मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम इस आरएनए को पढ़ते हैं और इसे पढ़ के वहां पे सेल के लिए प्रोटीन बना देते हैं। ये जो अब आपके पास आरएनए से प्रोटीन बनी है ना इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और जो डीएनए से आरएनए बना था इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए सिंथेसिस और ट्रांसलेशन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये असल में क्या है, जीन एक्सप्रेशन। हम पढ़ते हैं ना कि डीएनए जो है इसके ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसे सेल यूज करता है एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी बेस पे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे कि न्यूक्लियस में डीएनए है और न्यूक्लियस जो है वो उस डीएनए से जब इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाता है तो सेल के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को फिर आगे सेल यूज करके सरवाइव करता है। क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को आप कहते हो जीन एक्सप्रेशन। ये जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं या तो आप देखते हो कि सेल इससे अपना कोई स्ट्रक्चर बना रहा होता है या फिर आप देखते हो कि ये प्रोटीन्स असल में एंजाइम्स होते हैं जिससे सेल अपना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह से सेल न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे कि डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप जहां आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, लेकिन यह प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहा होता है। जबकि जीन एक्सप्रेशन का जो सेकंड स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके पास बच्चों साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। न्यूक्लियस की और क्या अहमियत है? इट इज वाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मकसद के लिए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। यानी हम डीएनए की बात कर रहे हैं। असल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पास डीएनए ही है। ये जो डीएनए है ये सेल के न्यूक्लियस में महफूज पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस की अहमियत क्या है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। दूसरा, यही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। जब माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो जो डॉटर सेल्स हैं उन्हें यही डीएनए मिल रहा होता है। तो न्यूक्लियस इस डीएनए को स्टोर भी कर रहा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी करवा रहा है, ठीक है। ये देखो, ensuring its accurate transition to daughter cells during cell division। यहां पे बच्चों हमारे पास न्यूक्लियस कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों ने पूछना है, साथ आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप लोगों ने वो डिस्कस करना है। मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।